ESLES. We are ESLES. Welcome students on the digital platform of ES Zone Academy. You can download the mobile application of ES Zone Academy from the Play Store, and in that mobile application we will provide you the lecture of English subject. ठीक है, तो आज से हम शुरुआत करेंगे इंग्लिश के टॉपिक की. ठीक, तो आप जो है अपनी जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर से ES Zone टाइप करके डाउनलोड कर सकते हैं और उसी एप्लीकेशन में आपको आज से इंग्लिश के प्रॉपर लेक्चर मिलेंगे. ठीक है, तो देखिए इंग्लिश का अगर हम देखें तो इंट्रोडक्शन टू ग्रामर, आज हम देखेंगे कि ग्रामर में हम क्या क्या चीज पढ़ते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं इंग्लिश को 3 पार्ट में. पहला पार्ट है आपका ग्रामर, दूसरा पार्ट है वोकैबुलरी और तीसरा पार्ट है आपका रीडिंग सेक्शन. ठीक, तो ग्रामर में आपके जो जो टॉपिक मैं यहां पे कवर करूंगा उसको मैं पॉइंट आउट कर देता हूं जो आपके सिलेबस में है. ठीक, तो पहले हम ग्रामर में देखेंगे टेंस कि व्हाट इज टेंस, काल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं काल. ठीक है, सेकंड टॉपिक एक्टिव पैसिव. 2 टाइप के सेंटेंस होते हैं, एक एक्टिव सेंटेंस एंड एक पैसिव सेंटेंस. ठीक, द थर्ड टॉपिक विल बी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट इनडायरेक्ट में नरेशन है. ठीक है, अंडर नरेशन, नरेशन के अंदर हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को पढ़ते हैं. ठीक, द फोर्थ टॉपिक विल बी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आती है, कैसे वर्ब के साथ सब्जेक्ट आते हैं, या सिंगुलर सब्जेक्ट है तो कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो फिर उसके साथ कौन सी वर्ब आएगी. ठीक, देन द नेक्स्ट चैप्टर विल बी पार्ट्स ऑफ स्पीच. स्पीच यानी कि बोलने में आप कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं और कौन कौन सा यूज आप करते हैं. ठीक, तो पार्ट ऑफ स्पीच पे हम पढ़ेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब. ये आपके 4 पार्ट ऑफ स्पीच में है. ठीक, नेक्स्ट चैप्टर विल बी कंजक्शन एंड प्रीपोजिशन. इनका यूज भी हम सीखेंगे कि कंजक्शन का यूज कैसे होगा, प्रीपोजिशन का यूज कैसे होगा, कौन सा प्रीपोजिशन कब आएगा, तो वो चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. एंड द नेक्स्ट चैप्टर विल बी आर्टिकल्स. ठीक, कि कौन सा आर्टिकल कब यूज होता है, क्या इंडेफिनेट आर्टिकल है, क्या डेफिनेट आर्टिकल है, कब ए का यूज करना है, कब एन का करना है, कब द का करना है, तो वो चीजें हम आर्टिकल्स वाले चैप्टर में. और कुछ टॉपिक्स आपके मिसलेनियस होते हैं. ठीक है, मिसलेनियस टॉपिक वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा कि मिसलेनियस टॉपिक क्या क्या है. ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो ग्रामर पोर्शन में हमारे इतने टॉपिक कवर हो जाएंगे. ठीक है, तो इंग्लिश का आपका एक पोर्शन है ग्रामर जिसमें मैंने आपको बता दिए कि इतने टॉपिक हम पढ़ेंगे, इनके बारे में हम जानेंगे. ठीक, सेकंड पार्ट आता है आपका वोकैबुलरी सेक्शन. ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी कई क्वेश्चन बनते हैं. अब वोकैबुलरी में केवल वर्ड्स का मीनिंग नहीं, वोकैबुलरी में आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सारे आपके पूछे जाते हैं. वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम हो गया, वन वर्ड एंटोनिम्स हो गया, सिनोनिम हो गया, तो ये सब चीजें हम कवर करेंगे वोकैबुलरी सेक्शन. एंड द थर्ड पार्ट इज रीडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, आपने ग्रामर भी पढ़ ली, आपने अपनी वोकैब भी अच्छी स्ट्रॉन्ग की है, लेकिन अगर आपको पढ़ना ही नहीं आएगा तो फिर उससे कैसे काम चलेगा, है ना. तो हम रीडिंग सेक्शन को डेवलप करने के लिए बेसिक स्टोरीज पढ़ना चालू कर दीजिए. आप स्टोरीज बेसिक, कोई बेसिक बुक ले लीजिए, उससे बेसिक स्टोरीज को पढ़ने की हैबिट डालिए. एक बार जब आपकी हैबिट बन गई
फिर आप मैगजीन पे शिफ्ट हो सकते हैं या फिर न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो ये आपका एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन है कि कैसे कैसे आपकी इंग्लिश की क्लास चलेगी, क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा। एंड आई थिंक ये जो है ये बेस्ट आपके जो एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक बेस्ट कोर्स डिजाइन किया है आप लोगों के लिए, रेलेवेंट कोर्स। वैसे इंग्लिश ग्रामर में बहुत चीजें हैं पढ़ने के लिए, लेकिन आपको केवल वो पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो उससे रिलेट करता हो, यानी आपको सक्सेस जल्दी मिले। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पहला टॉपिक है आज हमारा वर्ब। ठीक, तो वर्ब के बारे में थोड़ा जानेंगे। देखिए वर्ब जिसे हम हिंदी में क्रिया भी बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस इज वर्ब। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब, कितने प्रकार के हमारे पास वर्ब होते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। एक हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब एंड द सेकेंड वन इज मेन वर्ब। ठीक, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूं तो हेल्पिंग वर्ब is a verb which cannot be done, जो की ना जा सके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल is, am, are, was, were, has been, have been, will, shall, ये सारी आपकी हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, द सेकेंड वन इज मेन वर्ब। अब थोड़ा मेन वर्ब के बारे में जानते हैं। मेन वर्ब, द मेन वर्ब इज द वर्ब विच कैन बी डन, जो की जा सके। यहां पे लिख देता हूं मैं, विच कैन बी डन। एग्जाम्पल के तौर पे ईट, ड्रिंक, रन, स्लीप। फॉर एग्जाम्पल ईट, ड्रिंक, रन, स्लीप, ये सारी आपकी वो वर्ब हैं जो की जा सके। अब दो टाइप्स की वर्ब है हमारे पास, एक हो गई हेल्पिंग वर्ब जो की ना जा सके, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज बीन, हैव बीन, विल, शैल, एक्सेट्रा। एंड द सेकेंड वन इज मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या है कि जो की जा सके, जो हम कर सकते हैं, जैसे कि ईट, ड्रिंक, रन, स्लीप, एक्सेट्रा। ठीक, अब देखिए ये दो जो हैं ये आपकी टाइप्स ऑफ वर्ब। ठीक, अगर मैं बात करूं फॉर्म ऑफ वर्ब कि वर्ब की फॉर्म कितनी है, तो केवल मेन वर्ब की फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो आपको फॉर्म ऑफ वर्ब भी आनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो ईट जो है ये फर्स्ट फॉर्म है। अगर मैं पूछूं कि सेकंड फॉर्म क्या होगी, एट, और थर्ड फॉर्म ईटन, तो ये वर्ब्स की फॉर्म है। और वैसे बेसिकली टाइप्स कितनी होती है, दो टाइप की, एक हेल्पिंग वर्ब एंड एक मेन वर्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वर्ब, पर्पस ऑफ द वर्ब, वर्ब का यूज होता क्यों है, किस लिए होता है। ठीक, तो पहला पॉइंट है वर्ब से हमें सेंटेंस का टेंस पता चलता है। ठीक है, पहली चीज है कि वर्ब से हमें क्या पता चलेगा, टेंस पता चलेगा। दूसरी चीज हमें वॉइस पता चलती है, जिसे हम ट्रांसलेशन भी बोलते हैं। वर्ब से ही हमें पता चलता है टेंस कौन से काल का है, प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट टेंस का है, फ्यूचर टेंस का है। ठीक, दूसरा है उसका ट्रांसलेशन, वॉइस पता चलती है हमें। ठीक, थर्ड नंबर। अब नंबर क्या है, नंबर से हमें यह रिलेट करना है कि वर्ब से ही हमें पता चलता है कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। ठीक,
सिंगुलर यानी कि एक वचन एंड प्लूरल यानी कि बहुवचन। ठीक, अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक, अब यहां पे मैं एक नोट बना लीजिए, एक आपके लिए एक नोट बना देता हूं कि जब आप वर्ब में एस और ईएस का एडिशन करते हैं, जब वर्ब में एस और ईएस का एडिशन होता है तो वर्ब सिंगुलर फॉर्म में चली जाती है, यानी कि वर्ब सिंगुलर बन जाती है। इसके ऑपोजिट नाउन में जब एस जुड़ता है तो नाउन प्लूरल फॉर्म में जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, कभी भी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो, सब्जेक्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो हमें वर्ब में एस या ईएस को जोड़ना पड़ेगा। ठीक, तब जाके वर्ब सिंगुलर फॉर्म में जाएगी। और इसका अपोजिट होता है नाउन में, अगर नाउन में एस जोड़ोगे तो नाउन प्लूरल फॉर्म में चला जाता है। ठीक, अब देखिए फोर्थ हमें क्या क्या पता चलता है वर्ब से, पर्सन। ठीक है, पर्सन, अब पर्सन के बारे में जानते हैं। तो देखिए पर्सन, व्हेनेवर ए नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन इज यूज्ड इन ए सेंटेंस, जब भी एक नाउन या प्रोनाउन किसी सेंटेंस में यूज होता है तो उसे हम कैटेगराइज करते हैं 3 टाइप्स ऑफ पर्सन में, 3 भागों में हम इसे बांट सकते हैं। पहला हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकंड पर्सन और तीसरा है थर्ड पर्सन। ठीक है, जब भी कोई नाउन या प्रोनाउन आप सेंटेंस में यूज करेंगे तो उसे हम कैटेगराइज करते हैं 3 टाइप ऑफ पर्सन में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब देखिए फर्स्ट पर्सन में आप क्या क्या रखेंगे, आई, वी, मी, अस, these are first person pronoun. Second person pronoun is you. ठीक, and the third person pronoun is he, she, it, they, किसी का नाम मोहन, महेश, ठीक, एक्सेट्रा। अब देखिए पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अभी हम सिंगुलर प्लूरल की बात नहीं कर रहे, अभी हम केवल ये बोल रहे हैं कि whenever a noun and pronoun is used in a sentence, it is categorized in 3 type of person. First person I, we, me and us. Second person you. इन पांचों को छोड़ के अगर कोई भी नाउन प्रोनाउन आता है सेंटेंस में तो उसे कहा जाएगा थर्ड पर्सन प्रोनाउन। बाद में हम पढ़ेंगे कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। ठीक, तो देखिए वर्ब का इतना यूज होता है, 2 टाइप की वर्ब है आपकी, एक हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब विच कैन नॉट बी डन, मेन वर्ब विच कैन बी डन। पर्पस ऑफ द वर्ब, कि वर्ब का यूज क्यों होता है। ठीक है, तो फर्स्ट है टेंस के बारे में, टेंस का पता चलता है हमें। ठीक है, दूसरा है वॉइस, ट्रांसलेशन पता चलती है हमें। थर्ड है नंबर, कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। एंड द फोर्थ इज पर्सन। तो पर्सन मैंने आपको अभी बताया कि जब भी सेंटेंस में कोई नाउन या प्रोनाउन यूज होगा तो उसे कैटेगराइज किया जाएगा 3 टाइप ऑफ पर्सन में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कभी भी हम इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बनाए तो उसमें 6 स्ट्रक्चर होंगे आपके पास। एक होता है आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर, इंटैरोगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव इंटैरोगेटिव, WH इंटैरोगेटिव एंड WH नेगेटिव इंटैरोगेटिव। तो देखिए किसी भी सेंटेंस के 2 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। अब स्टेटमेंट बोल लीजिए, सेंटेंस बोल लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, 2 टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। एक तो हो गया आपका जनरल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट। ठीक, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, किसी अवस्था का। ठीक है, अगर आप किसी की अवस्था बता रहे हैं यानी कि उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई एम अ टीचर, तो मैं अपना प्रोफेशन बता रहा हूं, यानी मैं अपनी अवस्था बता रहा हूं। यू आर स्टूडेंट्स, आप क्या हैं,
छात्र हैं, तो मैं आपकी अवस्था बता रहा हूं। ही इज एन ओल्ड मैन, वह क्या है, एक बूढ़ा व्यक्ति है, तो मैंने उसकी अवस्था बताई है। ठीक है, तो देखिए जब भी हम किसी की अवस्था का सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। अब मैं बोल रहा हूं सब्जेक्ट, तो देखेंगे सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट इज वर्ड फॉर विच द वर्ब इज यूज्ड। सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसके लिए वर्ब का यूज हुआ है। यानी कि यहां पे अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है तो ये हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट के लिए यूज हुई है। आप ये भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एक्शन। ठीक है, तो एक्शन का डूअर होता है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि सब्जेक्ट जो है, जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, जिसके लिए वो यूज हुई है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक, तो पहला स्ट्रक्चर जो है आपका पॉजिटिव है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसका मैं अगर आप एक एग्जांपल दूं, ही इज अ टीचर, ये एक सेंटेंस है। ही आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ही इज अ टीचर, यानी कि वो एक अध्यापक है। तो मैंने किसी की अवस्था बनाई। ठीक है, इसी को अगर हम नेगेटिव में बोलें तो नेगेटिव में हम इसे बना सकते हैं ही इज नॉट अ टीचर। ठीक है, तो ये बन गया आपका नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। यहां पे हमने किसका एडिशन किया है, यहां पे केवल नॉट का। ठीक है, तो यहां पे नॉट, अब एक नोट बना लीजिए कि नॉट इज अ एडवर्ब। नॉट जो है एक एडवर्ब है। ठीक है, एंड नॉट इज नेवर यूज विदाउट हेल्पिंग वर्ब, ये इंपॉर्टेंट है। नॉट इज नेवर यूज्ड विदाउट हेल्पिंग वर्ब, इसे मार्क कर लीजिए। ठीक है, कि नॉट जो है वो बिना हेल्पिंग वर्ब के कभी भी यूज नहीं होगा। ये आगे जाके जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एक्शन में काम आएगा। ठीक, देन इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट। अगर हम इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक की बात करें तो प्रश्नवाचक में क्या है, हेल्पिंग वर्ब आपकी आगे शिफ्ट हो जाएगी। इज ही अ टीचर, क्या वह एक अध्यापक है। अब मैंने प्रश्न पूछा तो प्रश्न पूछने में क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ गई। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, इज ही नॉट अ टीचर, क्या वह एक अध्यापक नहीं है। ठीक है, नकारात्मक प्रश्नवाचक। नेक्स्ट है आपका WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट एंड एडिशनल। अब ये WH क्या है, देखिए WH वर्ड इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक ही स्टेटमेंट बनाते हैं। WH वर्ड भी, WH वर्ड में या तो W से स्टार्ट हो या फिर H से। व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, ये सारे आपके WH वर्ड है, यानी कि W से स्टार्ट होने वाले या फिर H से स्टार्ट होने वाले। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। व्हाई इज ही अ टीचर, वह एक अध्यापक क्यों है। Why is he a teacher। अब ये क्या बन गया आपका, WH से इंटेरोगेटिव। एंड द लास्ट वन इज why is he not a teacher, वह एक अध्यापक क्यों नहीं है। ठीक, तो बेसिकली देखा जाए तो एक स्टेटमेंट के 6 स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक, ये स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके आप कॉपी में अपने नोट्स बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, नेक्स्ट चलिए
अब देखिए, इससे पहले वाली स्लाइड में हमने पढ़ा था जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट, यानी कि किसी अवस्था का वाक्य पढ़ रहे थे हम। अब अवस्था थी तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का काम था, लेकिन जब हम एक्शन की बात करेंगे यानी कि कोई काम हो रहा होगा तो उसमें फिर हेल्पिंग वर्ब का कोई काम नहीं होगा। यानी कि एक्शन का वाक्य है, अगर कोई एक्शन है तो मेन वर्ब का काम होगा। ठीक है, अब मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था पहले ही कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और मेन वर्ब क्या होती है। तो देखिए, अगर कोई एक्शन होगा तो उसमें मेन वर्ब आएगी। ठीक है, तो पहले इसके भी 6 स्ट्रक्चर बनेंगे, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखिए इसका मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, आई प्ले फुटबॉल। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, फुटबॉल खेलने का एक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये है आपका सब्जेक्ट, प्ले आ गई मेन वर्ब एंड फुटबॉल इज ऑब्जेक्ट। ठीक, तो यहां पे आपका स्टेटमेंट ऑफ एक्शन में जो है मेन वर्ब का काम है, यहां पे हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं होता है। ठीक, अब देखिए स्टेटमेंट ऑफ एक्शन में अगर हम बोले तो सब्जेक्ट जो होता है डूअर ऑफ एक्शन, यानी कि कोई एक्शन हो रहा होगा उसका करता है, डूअर बोला जाएगा, करता है, डूअर ऑफ एक्शन। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट को हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो रिसीवर ऑफ एक्शन, यानी कि एक्शन को रिसीव करने वाला है, रिसीवर ऑफ एक्शन। ठीक है, अब देखिए यहां पे एडिशनल इंफॉर्मेशन आप देख रहे होंगे, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन का ज्यादा कुछ यूज नहीं है। एडिशनल इंफॉर्मेशन जैसे मैं बोलूं आई प्ले फुटबॉल एवरी डे, यानी कि मैं रोज फुटबॉल खेलता हूं। अब मैंने फुटबॉल खेलने का तो एक्शन किया, लेकिन मैं रोज के बारे में बता रहा हूं, तो रोज जो हो गया वो आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई, अतिरिक्त जानकारी हो गई। ठीक, चलिए अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, नेगेटिव स्टेटमेंट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के साथ आप हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अगर हम नेगेटिव स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो मेन वर्ब तो है और साथ में हेल्पिंग वर्ब का भी यूज हो रहा है। ठीक, मेन वर्ब है और साथ में हेल्पिंग वर्ब का भी यूज हो रहा है। तो जब भी हम जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एक्शन, अब ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब कैसे एक साथ आ गई ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर देख रहे होंगे। ठीक, उस चैप्टर में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब एक साथ कैसे आ गई। ठीक, अभी आप ये देख लीजिए कि नेगेटिव अगर स्टेटमेंट हुआ तो मेन वर्ब के साथ आप हेल्पिंग वर्ब और नॉट तीनों का इस्तेमाल एक साथ होगा। ठीक, जैसे कि आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। ठीक, एक पास्ट टेंस का भी ले जाते हैं, आई डिड नॉट प्ले फुटबॉल, ये आपके नेगेटिव। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। तो सिंपल सी बात है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले से, डू आई प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेलता हूं। ऐसे ही अगर नेगेटिव देखें तो डू आई नॉट प्ले फुटबॉल। अब देखिए पूरे के पूरे 6 स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। ठीक, उसके बाद WH वर्ड से, वाई डू आई प्ले फुटबॉल, मैं क्यों फुटबॉल खेलता हूं। अब मान लीजिए कल आपने फुटबॉल खेला और आपकी चोट लग गई, उसके बाद क्या बोल रहे हो आप कि मैं फुटबॉल क्यों खेलता हूं, मेरी बार बार चोट लगती है, तो क्या बोलेंगे, वाई डू आई प्ले फुटबॉल, वाई डू आई नॉट प्ले
फुटबॉल, ये आपका लास्ट स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल कि मैं फुटबॉल क्यों नहीं खेलता हूं। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोगों ने ये देखा इंट्रोडक्शन टू ग्रामर की ग्रामर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने वर्ब देखी कि वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं, क्या वर्ब का काम होता है, कैसे उसका एक्शन होगा। फिर आज मैंने आपको बेसिक चीजें बताई है कि जर्नल स्टेटमेंट ऑफ स्टेट क्या होता है और जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एक्शन क्या होता है। दो टाइप के स्टेटमेंट होते हैं हमारे पास, एक हो गया किसी की अवस्था बताने का और एक हो गया किसी के एक्शन बताने का। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेंस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो पहले आपको थोड़ा रिवीजन भी करना पड़ेगा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उसमें आगे डीप की नॉलेज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आ गया। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।